नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति को लेकर के। 18वीं लोकसभा चुनाव अभी जारी है। 4 चरण का मतदान हो चुका है, 5वें चरण की प्रक्रिया जारी है। इस सब के बीच एक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर जो है चर्चा में बन गया है। इसकी वजह है वहां के लोगों का जो अवेयरनेस है, जो आप कह सकते हैं इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन करने की जो चाहत इस बार की है, वह देखने लायक बनता है। और यही खबर जो है पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, ये खबर जो है चीन को रास नहीं आ रहा है, या उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक उग्रवाद और अलगाववाद की समस्या बनाए हुए थे। तो क्या मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिलचस्प होने वाला है हमारा चर्चा, तो बहुत ध्यान से अगले 10 मिनट तक, वो कहते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, तो अगले 10 मिनट तक देखिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बात किया जा रहा है कि पिछले 3 दशक में 30 साल के बाद इस तरह का देखा गया है कि लोग घरों से बाहर उत्साहित होकर के इलेक्शन के लिए आए हैं, अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर बदलने के लिए आए हैं। जो जम्मू कश्मीर कभी अलगाववाद से जूझ रहा था, आतंकवाद से जूझ रहा था, किस तरह से वहां की तस्वीर बदली है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के प्रति बढ़ता उत्साह, ये चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है। यहां तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से घंटों लाइन में लग रहे हैं। बहुत तरह की वहां पर जानते हैं घाटी में मौसम वगैरह चेंज हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग डटे हुए हैं कि नहीं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सवेरे से लोग वहां पर पहुंच गए। ये न्यूज़पेपर की कटिंग को सबसे पहले समझ लीजिए। ये अखबार जो होता है ना, वो साक्ष्य होता है, किसी समाज में क्या चल रहा है उसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा जरिया ये अखबार है। देखिए यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन 2024, श्रीनगर रिकॉर्ड्स 38% वोटर टर्नआउट, हाईएस्ट सिंस 1996। 2-3 बातों पर यहां पर गौर कीजिए। सबसे पहले यह कहा गया कि 38% वोटिंग हुआ है, ठीक है, और ये कहां पर कहा गया है, श्रीनगर को लेकर के। दूसरी बात, हाईएस्ट सिंस 1996, 1996 के बाद जो है इस तरह की स्थिति आप देखेंगे पहली बार देखा गया है, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे एटलीस्ट एट 38% श्रीनगर रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वोटर टर्नआउट सिंस 1996। ये अखबार भी अगर एनडीटीवी की तरफ आप नजर दौड़ाएं तो वेबसाइट पे यही कहा जा रहा है। जो यहां पर सेंटर क्रेडिट्स ऑफिसर्स हार्ड वर्क, वहां के जो सेना के अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, चुनाव कर्मी हैं, स्थानीय पुलिस हैं, जो जितने भी वहां कह सकते हैं चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, केंद्र सरकार का कहना है कि ये क्रेडिट जो है ये हम उन्हीं को दे रहे हैं। उनके हार्ड वर्क का नतीजा है कि उन्होंने यहां पर इस तरह का स्थिति कर दिया है। तमाम अखबार, टीवी, दुनिया भर में ये खबर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में चीजें बदल रही है। अब 2-3 बातें पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए ये कश्मीर है। सबसे पहले कुछ तस्वीरों को देख लेते हैं। क्यों कश्मीर में हम कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में लोगों की अगर इतनी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ रही है तो ये बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको सबसे पहले समझिए। इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज इतिहास को नहीं देखता है ना, वो फिर वर्तमान में नहीं जीता और फिर भविष्य को समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। एक वक्त जो हुआ करता था जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा हुआ करता था। कहते थे कि धरती का स्वर्ग है कश्मीर, इतनी खूबसूरत वहां की फिजा, यहाँ की वादियां देखिए किस तरह से, यहाँ पर फूलों की घाटियां। और 90 के दशक में देखेंगे, 70 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में ढेर सारी फिल्में जो है यहाँ पर शूट होती रही। लेकिन क्या हुआ, 90 के दशक जैसे जैसे करीब आता गया, बीता गया, वहां पर आतंकवाद, उग्रवाद की समस्याएं आगे बढ़ने लगी। पाकिस्तान लगातार जो है पहले भी वहां पर लगातार घुसपैठ करता रहा, और फिर वहां के जो युवा रहे उसको ब्रेन वॉश करके जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता रहा, सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां यहां पर संचालित करता रहा। चीजें बदल गई। कश्मीर था कुछ ऐसा, ठीक है, इतनी खूबसूरत, धरती का स्वर्ग, पर्यटन के लिए जाने जाने वाला, फिल्म उद्योग के लिए जाने जाने वाला, लेकिन कश्मीर बन गया कुछ ऐसा। चारों तरफ जो है कश्मीर में यहां पर देख लीजिए उग्रवाद की समस्या हो गई। जुम्मे की नमाज जब भी होता था वहां के मस्जिदों से फिर इस तरह के भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे, पत्थरबाजी हुआ करता था, लोग सड़कों पर आ जाते थे, दंगे फसाद होते थे। देखिए छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत सरकार को चप्पे चप्पे पे मिलिट्री वहां पर ऑपरेशन के लिए लागू
करना पड़ा। अफसफा कानून के विषय में आप जानते हैं, अफसफा कानून जो है जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में लागू था, हालांकि बहुत जगह से अब हटा लिया गया। अफसफा एक ऐसा कानून होता है जिसके तहत आप समझ लीजिए कुछ विशेष अधिकार दे दिया जाता है मिलिट्री को, ताकि वह जो है बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, किसी के घर की तलाशी ले सकती है, आप गाड़ी से जा रहे हैं रुकवा करके तलाशी ले सकती है, शंका होने पर ही आपका एनकाउंटर किया जा सकता है। ये कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें सही होने लगता है, अब सपा वहां से केंद्र सरकार हटा भी लेती है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब चीजें आर्मी के मूवमेंट से ये सब चीजें चलाया गया और पूरी तरह से कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदला जाए और वहां के लोगों का दिल जीता जाए। और ये भविष्य है अभी कश्मीर का, ये जो आप देख रहे हैं ये कश्मीर का भविष्य है। ये लाल चौक देखिए, कभी कोई व्यक्ति ऐसा हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि अगर 370 हटा दिया जाए, धारा 370 को खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर भारतीय तिरंगा को कश्मीर में कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन देखिए कि कश्मीर की खूबसूरती फिर से यहाँ पर फिजा में लौटती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये चेनाब ब्रिज है, और चेनाब ब्रिज को कहा जाता है इट्स अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इन कश्मीर वैली। ठीक है, ये अपने आप में ही ये बताता है कि किस तरह से भारत सरकार जो है वहां से जुड़ाव करना चाह रही है। खाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन भारत सरकार जो है ब्रिज बना करके कश्मीर तक पहुंची जाएगी, ये रेलवे नेटवर्क के लिए है। तो ये तस्वीरें जो है फिर से पर्यटन वहां पर बढ़ रहा है, फिर से फिल्म उद्योग बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सब चीजें तो यहां पर चल रहा है। अब हम लौटते हैं उस मुद्दे पे। तो यहां पर मैंने आपको जो दिखाया 2-3 चीजें, ये वर्तमान उस समय का भूतकाल समझ लीजिए, कश्मीर हुआ ऐसा करता था, फिर समय के साथ कश्मीर में उग्रवाद की समस्या हुई, ऐसा हो गया, और भविष्य के लिए लोग, इस भविष्य के लिए लोग वोटिंग करने आए। अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये भविष्य कैसे मिलेगा लोगों को? तो जाहिर सी बात है इस माध्यम से, यानी कि वोटिंग के माध्यम से। यदि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, तो फिर आप ये अधिकार भी खो देते हैं कि सरकार किस तरह का काम कर रही है, सरकार करप्शन ज्यादा बढ़ा रही है या रोजगार नहीं दे रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, फिर आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो चुनिए अपने उम्मीदवार को, क्योंकि आप ही चुनते हैं कौन व्यक्ति आप पर शासन करेगा, ये दरअसल आप तय कर रहे हैं। और आप वोटिंग करने नहीं जाएंगे तो गलत व्यक्ति का चयन होकर के आएगा, वही आपके लिए कानून बनाएगा और फिर वो गलत कानून ही बताएगा, नियम नीति निर्माण गलत करेगा। तो ये बात जो है, लंबे समय तक कश्मीर के लोग जो है वोट करने नहीं आया करते थे, बहुत वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा। लेकिन इस बार जैसा मैंने कहा जो है, इस बार लोगों ने में उत्साह हुआ। अब यहां से कुछ कहानी मैं आपको समझा देता हूं कि हुआ क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर में यहां पर सबसे पहले स्थिति ये समझिए, जब जम्मू कश्मीर का मैप ये हुआ करता था, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये साथ हुआ करता था। 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक एक्ट लाया गया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 5 अगस्त 2019 को। और भारतीय संसद ने इस एक्ट को लाते हुए 2 तरह के काम किए। एक तो काम क्या किया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इस दोनों को निरस्त कर दिया। साथ ही यहां पर आप समझ लीजिए कि ये एरिया जो है, इसमें थोड़ा सा और ये सिंबॉलिक तौर पे ये एरिया, यहां तो मैप है ही, इसके हिसाब से देख लीजिए, इसे बांट दिया। ठीक है, अब इसे बांटते हुए ये 2 स्टेट बन गया। एक तो लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, तो लद्दाख में 1 लोकसभा का सीट हुआ करता था, और ये जो आप देख रहे हैं तो ये हो गया जम्मू संभाग और ये हो गया घाटी। ठीक है, तो यहां पर जो है 5 लोकसभा का सीट। ठीक है, तो अभी हम इस 5 लोकसभा के सीट को लेकर के चर्चा करेंगे। अब एक बात यहां पर समझिए, ये 5 लोकसभा का सीट जो है, इसमें से 2 जो है जम्मू संभाग में है, तो एक यहां पर पड़ जाता है जम्मू में। ये देखिए, ये जो जम्मू वाला है, दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, ये कलर ले लेते हैं, ये जम्मू वाला जो है यहां पर एक सीट पड़ जाता है, और ये एक पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 2 लोकसभा का सीट तो यहां हो गया। इसके अलावा यहां पर जो है, मैंने कहा 5 इससे है, ठीक है, एक इधर का है, तो 3 बच गया, 3 यहां पर आ जाता है। 3 में एक आएगा आपको श्रीनगर, तो श्रीनगर एक सीट यहां पर हो गया। दूसरा श्रीनगर के बाद आएगा बारामूला, तो देखिए बारामूला वाला सीट जो यह हो गया आपका। और फिर आपको इस पर कहीं दिख रहा हो राजौरी वाला एक सीट आता है, जो अनंतनाग और राजौरी का क्षेत्र होता है, क्योंकि मैप पर हो सकता है ये वाला सीट, हाँ यहां दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है, तो अनंतनाग और राजौरी वाला। तो ये 3 सीट यहां पर और 2 सीट यहां पर इसी में है। अब जो देखिए ये 5 जगह जो चुनाव होने हैं, यह दरअसल जो है वह 5 चरण में होगा। 5 चरण में क्यों?
5 चरण में इसीलिए क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग अलग, जानते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वह पहले चरण 19 अप्रैल से शुरू होकर के आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण 1 जून तक चलेगा। 7 चरण में तो 5 चरण पे 5 सीट। तो चौथे चरण के अंतर्गत जो है वहां पर चुनाव होता है पहली बार जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र पर चौथे चरण में चुनाव हुआ। अब यहां से कहानी समझिए। तो श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुछ बातें हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। अब तो जब यहां पर इलेक्शन हो गया, इस कलर को लेते हैं, यहां पर तकरीबन जो है वह 17 लाख वोटर हैं। ठीक है, ये समझिए कि ये जो इस श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र पर जो चुनाव होना था, तो चुनाव प्रचार के दौरान तकरीबन 1500 से अधिक रैलियां निकाली। कि आप कहेंगे ये बातें क्यों बता रहे हैं? ये बातें इसीलिए बता रहा हूं कि लोगों का उत्साह देखिए। एक वक्त मैंने आपको दिखाया कि लोग किस काम के लिए आया करते थे सड़कों पर। ठीक है, लोग जो है इन कामों के लिए सड़कों पर आया करते थे। और एक वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग किस काम के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, तो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, डेमोक्रेसी में उनका बिलीव हो रहा है। तो पर डे देखेंगे तो कम से कम एवरेज 12 से 13 रैलियां निकला करती थी। 1500 रैली पूरे वहां पर इस चुनाव प्रचार के दौरान निकला। इसका मतलब ये हुआ कि घर घर से लोगों का भारतीय लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विश्वास बढ़ रहा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। यहां पर एक प्रश्न भी उठा कि 5 चरण में आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, तो अलग अलग एक ही साथ करा लेते। तो जो उमर अब्दुल्ला हैं, वहां के पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कह रहे हैं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद साहब की जो अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी बनी थी, और राष्ट्रपति महोदया के पास ये रिपोर्ट भी चला गया। आप जानते हैं, मैंने एक लेक्चर लिया था इस पर। तो कह रहे हैं कि आप पूरे देश में कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो आप पूरे देश में एक साथ कराएंगे विधानसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी। ठीक है, और इसके तहत आप यह भी करेंगे इसमें कि बिहार में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, केरल में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और पूरे देश में भी लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो फिर कैसे सुरक्षा आप मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे? जब आप एक साथ 5 सीट पे नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे देश में कैसे करेंगे? ये अलग तरह का डिबेट है, अलग तरह का प्रश्न है। समय के साथ चीजें सही हो जाता है, जैसे कि कश्मीर में भी चीजें सही हो रहा है, आगे चल के भी चीजें सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 17 लाख वोटर, 1500 से यहां अधिक रैली हुआ, 5 डिस्ट्रिक्ट यहां पर अलग अलग पड़ जाता है। इसमें ये जो श्रीनगर वाला लोकसभा क्षेत्र है ना, तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट को, 5 डिस्ट्रिक्ट के 17 लाख वोटर को ये अपने अंदर कवर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बार जो है 24 कैंडिडेट जो है वह मैदान में थे। ठीक है, यहां पर इस बात को समझना है। ये 2024 का आंकड़ा। आप कहेंगे आप ये क्यों बता रहे हैं? देखिए तकरीबन यहां पर 39 कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन किए थे। ठीक है, तो 39 कैंडिडेट में 10 का जो है नॉमिनेशन वह खारिज हो गया। कुछ गड़बड़ियां रही होगी फॉर्म भरने में, तो वह खारिज हो गया। अब बच गया कितना? तो 29। 10 का खारिज हो गया तो 29 हो गया ना। तो आप कहेंगे फिर भी तो 24 कैंडिडेट है, आप कह रहे हैं 29 बचा। तो 5 कैंडिडेट जो थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, वे चुनाव में बैठ गए, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़े उसके बाद। तो टोटल यहां पर कितना बच गया? 24। ये 24 लोग कैंडिडेट हैं। लोकतंत्र के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि एक सीट पर 24 कैंडिडेट लड़ने के लिए वैध हुआ हो और 39 लोग आ गए हो। यह अपने आप में हिस्ट्री है, इसको आप साधारण बात कभी मत समझिए। श्रीनगर घाटी का ये बात मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में लोगों की इतनी बिलीव होना भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वे सब लोग जो कि कश्मीर घाटी में उग्रवाद की समस्या बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं परेशानी का सबब होने वाला है, क्योंकि लोग जो है वही अब भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ये 2024 का 12 कैंडिडेट केवल खड़ा हुआ था 2019 में, केवल 12 था। और देखिए 24 दुगुना। अब ये वैध था, नहीं तो वैध अगर होता तो ये 39 तक पहुंच जाता। ठीक है, कुछ लोगों का खारिज हो गया नॉमिनेशन, इसीलिए। तो यहां पर समझ लीजिए ये 2-3 चीजें जो है वह बहुत अच्छा रहा। श्रीनगर सीट से अभी कौन यहां पर है? तो आप जानते हैं फारूक अब्दुल्ला कर हैं। ये किस पार्टी से आते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं फारूक अब्दुल्ला, और यही श्रीनगर से अभी जो है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं। ये कुछ जानकारी आपको मिल गया। अब चलते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामला अभी क्या है, जो मैं अब आपको यहां पर, इन्होंने कहा क्या कि 38% वोटिंग हुआ है। ठीक है, जैसा हमने यहां पर देखा कि
अखबार के कटिंग पे आपने देखा कि 38% वोटिंग हुआ। ये देखिए यहाँ पर 38% लिखा जा रहा है, यहाँ पर भी कहा गया 38%, और ये श्रीनगर के एक सीट पे हुआ, बाकी सीट पे अभी इलेक्शन होना बाकी है। और यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या लिखा हुआ था, इस चीज को देखिए, वोटर टर्नआउट। तो जब इलेक्शन खत्म हो जाता है किसी जगह तो एक टर्म आता है फाइनल वोटर टर्नआउट। अब ये क्या बला है, देखिए ये फाइनल वोटर टर्नआउट जो होता है जब आप इलेक्शन खत्म हो जाता होगा, आप कहीं भी सुनते होंगे कि फलाने जगह पर इतना परसेंटेज वोट हुआ है, फलाने बिहार में 60% वोट हुआ, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जो है 66% वोट हुआ चौथे चरण में, ऐसे, और ओवरऑल देश में जो है चौथे चरण में 60 से 65% वोट का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये सब आप सुनते होंगे ना, इसी को फाइनल वोटर टर्नआउट कहते हैं। तो ये फाइनल वोटर टर्नआउट का मतलब हुआ आखिरी में जोड़ के बता दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर के कहा गया कि यहां पर जो है 38% मतदान हुआ है। आप कहेंगे 38% बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है। देखिए जब भी हम कोई चीज आंकड़ा देखते हैं ना तो सापेक्षता के आधार पर देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। अभी 38% है तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अभी मैं आपको पिछला आंकड़ा दिखाऊंगा कि 2019 में क्या हुआ था, 1996 में क्या हुआ था। क्यों कहा जा रहा है कि पिछले 3 दशक का ऐतिहासिक वोटिंग ये हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, एक टर्म होता है P+1, एक टर्म होता है P+2। ये P+1 P+2 जो होता है ना, वो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये P मतलब होता है पोलिंग डे +1, यहां भी P का मतलब पोलिंग डे। तो देखिए अगर मान लीजिए 13 अप्रैल को यहां पर इलेक्शन खत्म हो जाता है चौथे चरण का, तो +1 यहां पर ऐड कर दिए, यानी कि 14 अप्रैल पे हम आ गए। तो चुनाव आयोग कहती है कि ये जो हमने आपको फाइनल वोटर टर्नआउट कहा है 38%, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और चुनाव आयोग कहती है कि कितना ये आंकड़ा बढ़ेगा, तो इनका कहना होता है कि ये आंकड़ा 1 to 4% तक वेरी करेगा। अब आप के मन में प्रश्न आना चाहिए जागरूक नागरिक होने के नाते कि भैया कैसे 1 to 4% वेरी करेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे वोटिंग होते हैं जो बैलेट पेपर से होते हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है, 80 साल से ऊपर इस बार कर दिया गया है ना, 80 होगा, फैक्ट एक बार चेक कर लीजिए, हालांकि 80 है, तो उनका जो है घर जाकर के उनसे वोटिंग कराया जाएगा। बहुत सारे कर्मी जो मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, वो सब अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं, तो बैलेट से वो मतदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग होते हैं मतदान कर्मी, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं मतदान कराने के लिए, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में जाते हैं, वहां इंटरनेट नहीं होता है, तो वो बाद में रिटर्निंग ऑफिसर को डेटा देते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है बाद में उस डेटा को अपडेट करता है। तो फाइनल जब अपडेट होता है तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये फाइनल अपडेट होकर के 1-2 दिन बाद आता है, कई बार 3-4 दिन लग जाता है। इस बार पहले चरण का जो मतदान हुआ, दूसरे चरण का जो मतदान जो कि 26 अप्रैल को खत्म हो गया था, और फाइनल वोटर टर्नआउट जो है वह 30 अप्रैल को दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको लेकर के विवाद भी बना हुआ है। कल का लेक्चर मैंने लिया था, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा क्या कैसे विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में मामला वो पहुंच गया था। तो इनका कहना है कि ये वोटिंग परसेंट जो बढ़ सकता है, ये 38% है, तो ये मान के चलिए कि 40% से अधिक तो होने वाला है ही। इतना मान के चलिए कि 40% से ये अधिक हो जाएगा। अब ये 40% अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसकी सबूत यहां पर आपको मिलेगा। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट जारी कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या है। फेज 4 को लेकर के किया गया वोटर टर्नआउट, यहां पर किया गया 67.25% ओवरऑल इंडिया का। तो यहां पर किन किन राज्यों में देखिए कहां कहां पर हुआ, देखिए स्टेट एंड यूटी में आंध्र प्रदेश को लेकर के कहा गया कि यहां पर वोटिंग काफी ज्यादा हुआ, 76.50% हुआ। बिहार में 57.06% हुआ। यहां पर जम्मू कश्मीर हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और जम्मू कश्मीर में कहा कि एक सीट पर हुआ, एक सीट कौन सा था, श्रीनगर, और यहां पर कितना हुआ 37.98, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 38%, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे काम का था, तो चलिए हम जम्मू कश्मीर में पहले क्या क्या रहा है वोटिंग परसेंटेज उसे देख लेते हैं। अभी हमने कहा कि 2024 में श्रीनगर में जो हुआ था तो वहां पर 38%, अब मैंने कहा कि 40 के आसपास वो बढ़ जाएगा फाइनल वोटर टर्नआउट। तो जरा देखते हैं श्रीनगर पीसी में 2019 में फाइनल वोटर टर्नआउट कितना रहा, तो देखिए यहां पर केवल 14.43%। जी, यानी कि 100 लोग थे, उस 100 लोग में केवल 14 लोग जो है वही वोट करने गए थे।
ये आंकड़ा बढ़ करके 2019 के बाद 2024 में ये हो जाता है कि इस 100 लोग में तकरीबन 40 लोग वोटिंग करने चले गए हैं। तो देखिए कितने गुने का इजाफा हो गया है ना, ये अच्छी बात। आगे चल के और हो सकता है 2029 में स्थिति और संभलेगा। 60%, जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा जो चल रहा है वो तो 60% के आसपास ही चल रहा है, प्लस -2 और 5% कह सकते हैं, कभी 60, कहीं 58, कभी 65, इसी के आसपास चल रहा है। तो हम संभव है 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से सिस्टमैटिक चेंज होता है। ठीक है, रातों रात बदलाव नहीं हो जाता है, लोगों का दिल रातों रात जो है वो नहीं जीत लिया जाता, वो समय लगता है। तो वही प्रोसेस देखिए यहां बढ़ रहा है। अगर 2014 का देखेंगे तो 25% था, फिर ये गिर करके 14 हो गया, यानी कि गिरावट दिख रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मामला जा रहा था। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के बाद अचानक से उछाल आया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ 40% तक पहुंच गए। अगर आप यहाँ देखेंगे 1999 में तो केवल 12% के आसपास देखेंगे यहाँ मतदान हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लगातार, और 1991 में देखेंगे यहां इलेक्शन ही नहीं हो पाया था। तो ये सब चीजें जो है लगातार आप देखेंगे इंप्रूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही बातें यहां पर कहा गया। और देखिए इस बात को लेकर के लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ने भी इसे कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। जगह जगह आप देखेंगे अखबार में हर जगह ये कहा गया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर के कुछ बातें कही है, उसे हमें देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वहां जाते भी रहे, इन चीज़ों को उन्होंने देखा है, समझा है। और इलेक्शन के दौरान भी वो रैली करने श्रीनगर में गए थे घाटी में, और घाटी में जब गए थे तो काफ़ी युवाओं के साथ उन्होंने बात वगैरह किया और लोगों के साथ संवाद करके जुड़ने की कोशिश की। हालांकि एक बात आपको यहाँ पर हम बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो समझिए बीजेपी पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रही है। अगर आपको ये जानकारी ना हो तो आप ये जानकारी रख लीजिए। बीजेपी जो है, जैसा मैंने कहा 5 सीट में जम्मू कश्मीर पे होना था, तो बीजेपी क्या कर रही है, देखिए यहां पर एक मिनट, ये वाला जो आपको दिखेगा, देखिए ये वाला हिस्सा, इसमें देखेंगे आप तो बीजेपी जो है यहां पर ये जो 5 सीट है यहां पर, तो इस 2 सीट पर तो लड़ रही है इलेक्शन। ठीक है, यानी कि जम्मू संभाग के जम्मू और उधमपुर वाले लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन कश्मीर घाटी के 3 क्षेत्र जो है, 3 लोकसभा क्षेत्र जो है, एक श्रीनगर, दूसरा बारामूला, तीसरा अनंतनाग और राजौरी, इस तीनों ही जगह पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। ठीक है, इसकी वजह जब बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अभी हमारा प्लान कुछ और है, हम यहां पर इलेक्शन जीतने के पर्पज से नहीं आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं लोगों का दिल जीते। पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा, और जब वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा, इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लोगों के दिल जीतने पर नहीं जा रही है, फिर यहां पर जो तकरार होने वाला है, जो आप कह सकते हैं इलेक्शन होने वाला है, वो किनके बीच होगा? रीजनल पार्टीज के बीच में। और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, घाटी में रीजनल पार्टीज कौन सा है? तो ये तो महबूबा मुफ्ती आप देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की रीजनल पार्टी जो पार्टी है उनका नाम है पीडीपी। ठीक है, और इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब का, उनका है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब ये जो है इन दोनों के बीच ये मुख्य विपक्षी पार्टी हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, इस बात को लेकर के आप समझ गए 2 चीजें। अब ये चीजें यहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने लोगों को अप्रिशिएट किया है, श्रीनगर के लोगों को, कि वहां पर किस तरह से जो फाइनल टर्नआउट वोटिंग आया है। आर्टिकल 370 का इन्होंने चर्चा किया कि किस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद लोगों का जो महत्वाकांक्षा है अलग लेवल पर पहुंचा है, और निश्चित तौर पर ये जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किस तरह से, और खास करके वहां के यूथ के लिए आने वाले समय में बेहतर होने वाला है, ये चीजें कही गई है। एक व्यक्ति यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ये कौन है पता है आपको? एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के। एलजी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में केंद्र के प्रतिनिधि जो होते हैं वह लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, उपराज्यपाल, जैसे कि दिल्ली में भी हैं। बाकी राज्यों में जो पूर्ण राज्य है वहां पर गवर्नर हुआ करते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रशासनिक देखरेख में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अपनी तस्वीर बदल रहा है, और यहाँ के लोगों का जिस तरह से देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में बिलीव, देखिए कितनी बड़ी
तादाद में आ रहा है, कहीं न कहीं ये मनोज सिन्हा जी को बहुत बड़ा क्रेडिट इसका जाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रचार रैलियां, मैंने कहा किस तरह से रैलियां निकल रही है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपना काम बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं, जितने भी वहाँ के लीडर हैं, लोग हैं, देखिए किस तरह से लंबी लाइन। ये कभी ये तस्वीर नहीं देखा गया था जम्मू कश्मीर में। ये स्वप्न था एक भारत सरकार के लिए कि जम्मू कश्मीर में हम इस तरह की तस्वीरें देखें, क्योंकि लोग आते ही नहीं थे वोट करने, लोग कहते थे हमें इंडिया से मतलब ही नहीं है, ठीक है। और खास करके इलेक्शन कमीशन ने इस बार 4M का चर्चा किया। इनसे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चैलेंजेस क्या है इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा 4M मतलब क्या हो गया। एक तो हो गया यहां पर मनी की बात इन्हों की, कि पैसा जो है इतना ज्यादा आ जाता है और रिश्वतखोरी बढ़ता है, लोग पैसा दे करके वोट खरीदने शुरू कर देते हैं, तो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन की बात की गई कि फेक न्यूजेज आते हैं, डीप फेक आजकल हो गया, AI के माध्यम से ये सब चीजें दिक्कत हो रही है। तीसरा इन्होंने कहा मसल्स पावर, यानी कि बाहुबल, धनबल के साथ बाहुबल की समस्या जो है यह हो रहा है। और चौथा इन्होंने कहा MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करना, आदर्श आचार संहिता को नहीं मानना नेताओं के द्वारा। ये 4M चैलेंजेस हैं और कश्मीर जैसे स्टेट में ये 4M चैलेंजेस और बढ़ जाता है। लेकिन मजे की बात है कि इससे आराम से निपट लिया गया, बहुत शांति ढंग से वहां पर इलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर कुल मिलाकर के ये हमारा पूरा ध्येय था कि हमने इन चीजों पर डिस्कशन कर लिया कि किस तरह से चीजें बदल रही है जम्मू कश्मीर की। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बेहतरी के लिए, जब से 370 खत्म हुआ उसके बाद जो है किस तरह से रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, भारत के लोकतंत्र में किस तरह से विलुप्त हुआ। अपसपा जहां जहां कानून था, ये अपसपा कानून वहां से धीरे धीरे से खत्म किया जा रहा है, आर्मी और पुलिस के द्वारा सहयोग बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम यह भी प्लान कर रहे हैं कि श्रीनगर और कश्मीर घाटी से आर्मी को हटा ही ले, वहां के पुलिस को, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसे आगे करे और आर्मी पीछे से उन्हें सपोर्ट करने के लिए हो। किस तरह से देखिए यहाँ पर प्रशासनिक कामों में किस तरह से विश्वास बढ़ रहा है। और इस सब के पीछे एक चीज जो है मजबूत करता है वह है डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टिसिपेट करना। जब तक लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। अब इसके पीछे जो है देखिए चीन हो गया या पाकिस्तान हो गया, उसको परेशानी शुरू हो गया। पाकिस्तान खुद अभी POK जो भारत का जगह है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहां पर लोगों का आप जानते हैं कि किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत में विलय होना है, भारत ही हमारा सही जगह है, अपना जगह है। तो इसको लेकर के शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनकी समस्या भी बढ़ रही है, उनकी चिंता बढ़ रही है। भारत ने भी ईरान में जो है चाबहार बंदरगाह, ग्वादर चूंकि चीन ने बनाया है पाकिस्तान में, तो भारत ने क्या किया, ईरान में चाबहार बना लिया। तो ईरान के साथ 10 साल का वो समझौता हो गया है कि वहां पर मैनेजमेंट वगैरह देखेगा भारत। इसको लेकर के भी जो पाकिस्तान और चीन जो है उसकी परेशानी बढ़ रही है। और यहां से फिर एक बुरी खबर जो है पाकिस्तान और चीन के नजरिए से देखें तो जम्मू कश्मीर से आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब भारत के साथ मिल रहे हैं, भारत के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो भारत के लिए, भारत के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छी खबर है। और माना जा रहा है कि अगले चरण का जब चुनाव होगा, अभी तो केवल एक जगह श्रीनगर में हुआ है, लेकिन आगे जब और इलेक्शन होगा अगले लोकसभा सीट पर, तो ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने वाला है। और निश्चित तौर पर ये जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, भारत के लिए यह बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप जम्मू कश्मीर के बारे में आपको क्या लगता है कि आगे चल के जम्मू कश्मीर और कितना बेहतर कर सकता है? इन सब चीजों पर आप जो है अपने मंशा से हमें अवगत कराएं, ठीक है। और इसको लेकर के आप जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर कभी आप घूमने गए हों, कभी आप वहाँ के लोगों से आपका संपर्क हुआ हो, तो अपने विचार यह भी हमें बताएं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी वहाँ जो है 3 दशक में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बीजेपी का यह फैसला सही है या गलत है? और पाकिस्तान की जो इस पर प्रतिक्रिया है उससे आपको क्या लगता है, कितना आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है अब बैकफुट पे जा रहा है धीरे धीरे और कश्मीर में उसकी दाल नहीं गलने वाली है? अपने विचार से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।